हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस वीडियो लेक्चर में। हम पहले दो वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। ये जो बात हमने की थी पिछले दो वीडियो लेक्चर में, वो बात हमने की थी बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या मैं यूं कहूं बेसिक टूल्स यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको दो वीडियो लेक्चर के अंदर ये बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं। उन सारे टूल्स पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। जिन लोगों ने पहला वीडियो यही देखना शुरू किया है उनको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे दिया है जहां पे आप बेसिक्स टूल्स यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आज के इस लेक्चर में शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे पहले चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड के कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन डिमांड के इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा ये जो वीडियो लेक्चर है ये क्लास 11th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उनके लिए यूजफुल है, और सीए फाउंडेशन के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं बच्चे, जो सीए फाउंडेशन के अंदर 12th पास करने के बाद जो सीए फाउंडेशन के लिए ट्राई करेंगे, उन बच्चों के लिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरे चैनल में आपको जो बेसिक वाले चैप्टर है वो 11th क्लास की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। वो यूजफुल है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके गाइस, तो ये वीडियो लेक्चर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी काम का है और क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी। इसके अलावा वो लोग जो ग्रेजुएशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। यानी वो सारे स्टूडेंट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत काम का है। तो हम बात करेंगे डिमांड के बारे में। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ डिमांड। हम डिमांड की थ्योरी जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर से। देखिए, डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें उससे पहले हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि डिमांड होती क्या है, डिमांड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डिमांड इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड क्या है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड की डेफिनेशन क्या है, डिमांड का मतलब क्या है। देखिए, रूटीन में हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं जो हमारी डिमांड हो सकती है, लेकिन क्या वो सारी बातें हमारी जो हम रूटीन में बोलते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड होगी क्या? तो यहां जब हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे तो जो हम कॉमन पैरालांस इन जनरल सेंस हम जो भी डिमांड के बारे में वर्ड्स यूज करते हैं, जो भी हम डिमांड करते हैं, क्या वो सारी डिमांड हमारी इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड होगी क्या? तो सबसे पहले समझते हैं डिमांड की डेफिनेशन। देखिए, कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मिस्टर ए की गर्लफ्रेंड ने, मिस्टर ए को उनकी गर्लफ्रेंड ने यह कहा, आप मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओ, बेबी आप मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लेकर आओ, चांद तारे तोड़ लाओ। डिमांड है उस गर्लफ्रेंड की अपने बॉयफ्रेंड के लिए, उस महिला मित्र के अपने पुरुष मित्र के लिए एक डिमांड है कि मेरे लिए आप चांद तारे तोड़ लाओ। क्या इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो डिमांड है क्या? हमें ये समझना होगा। इन द वर्ल्ड ऑफ लव ये डिमांड है, प्रेम की दुनिया में ये डिमांड है, कई हजार सालों से होती आ रही है और कई हजार साल आगे तक होती रहेगी कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकते हो क्या? ठीक है, और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं। जब आपको गुस्सा आता है और आप गुस्से में कहते हैं मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, क्या खून पी जाना डिमांड है क्या? ये भी सोचने वाली बात है। हम रूटीन में बहुत सारी चीजों की डिमांड करते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर ए, या मैं मेरी बात करूं कि मुझे कटरीना कैफ बहुत पसंद है और मैं ये कहूं कि मुझे तो कटरीना कैफ से शादी करनी है, ये मेरी डिमांड हो सकती है, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो डिमांड है क्या? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रूटीन में हम बोलते हैं, बहुत सारी डिमांड है जो हम रूटीन में करते हैं, लेकिन क्या वो सारे स्टेटमेंट, क्या वो सारी बातें डिमांड के अंदर आएगी क्या? चांद तारे तोड़ कर लाऊं, क्या ये डिमांड है क्या? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, क्या ये डिमांड है क्या? मुझे कटरीना कैफ से शादी करनी है, क्या ये डिमांड है क्या? तो डिमांड के लिए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड के लिए कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट फुलफिल होते हैं तभी हम उसे डिमांड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, बोर्ड पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीनों पॉइंट जब फुलफिल हो जाते हैं तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो डिमांड बनती है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा है? इफेक्टिव डिजायर। इफेक्टिव डिजायर यानी हमारी जो डिजायर है, हमारी जो भी डिजायर है जिसे हम डिमांड बोल रहे हैं, वो हमारी डिजायर कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए। दूसरी बात, प्राइस फैक्टर, टाइम फैक्टर। जब
हमारे किसी भी स्टेटमेंट में, हमारी किसी भी बात में, हमारी किसी भी डिजायर में इफेक्टिव डिजायर हो, उसके साथ प्राइस हो और उसके साथ टाइम हो, ये तीन बातें हो, तब हम एक स्टेटमेंट को इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड में कंसीडर करते हैं। अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्टिव डिजायर क्या होती है उसके बारे में। इफेक्टिव डिजायर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहां इफेक्टिव डिजायर के लिए तीन बातें कंप्लीट होना जरूरी है। इफेक्टिव डिजायर के लिए मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, ए, बी एंड सी। ये तीनों पॉइंट इफेक्टिव डिजायर के लिए कंप्लीट होने जरूरी हैं। अगर ये तीनों बातें फुलफिल हो जाती है तो तुम्हारी डिजायर को इफेक्टिव डिजायर कहा जाएगा। ठीक, सबसे पहला देखिए, नंबर 1 पे क्या लिखा है? अवेलेबिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी और सर्विस। अवेलेबिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी और सर्विस, जिस कमोडिटी की या जिस सर्विस की तुम डिमांड कर रहे हो, वो कमोडिटी या सर्विस मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए भैया, मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो आपके लिए अवेलेबल है तो आपकी इफेक्टिव डिजायर का पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। अगर वो अवेलेबल है, वो कमोडिटी या वो सर्विस, तो आपकी इफेक्टिव डिजायर का पहला रिक्वायरमेंट पूरा हुआ। अब क्या चांद तारे तोड़ने के लिए अवेलेबल है क्या भैया? नहीं है। क्या कटरीना कैफ मेरे लिए अवेलेबल है क्या? नहीं है भैया। क्या किसी का खून पीने के लिए अवेलेबल है? वो भी नहीं है। तो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट आपके डिजायर के, इफेक्टिव डिजायर होने की, वो ये कि जिस कमोडिटी या सर्विस की आप डिमांड कर रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल हो। याद रहेगी ये बात। इफेक्टिव डिजायर का पहला पॉइंट क्या? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। ओके, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पे बात करने से पहले एक एग्जांपल समझिए। आप सड़क पे जा रहे थे और सड़क पे आपने देखा एक भिखारी बैठा है। आप उस भिखारी के पास गए उसको कुछ पैसे देने के लिए, तभी आप दोनों के सामने से एक कार निकलती है। एक बहुत अच्छी सी कार, बहुत महंगी सी कार, 20-25 लाख रुपए की एक कार, 20 लाख की कीमत की एक कार निकल रही है। और वो भिखारी उस कार को देखता है और देखकर बोलता है, आई वॉन्ट टू बाय दैट कार। मुझे वो कार खरीदनी है, मुझे वो कार खरीदनी है। अब सवाल ये उठता है, क्या वो भिखारी जो रोज के 150 रुपए के लिए भी स्ट्रगल करता है, क्या वो भिखारी उस कार को खरीद सकता है? क्या नहीं खरीद सकता? तो क्या उस भिखारी की जो डिजायर है उसे हम इफेक्टिव डिजायर बोल सकते हैं क्या? देखिए, इफेक्टिव डिजायर के सबसे पहली जरूरत क्या है? अवेलेबिलिटी होना, अवेलेबिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी और सर्विस होना। तो देखिए, वो कार अवेलेबल तो है मार्केट में, यानी इफेक्टिव डिजायर की पहली बात तो पूरी हो रही है कि वो कार अवेलेबल है। लेकिन अवेलेबिलिटी, खाली अवेलेबिलिटी इफेक्टिव डिजायर नहीं होती। अवेलेबिलिटी के साथ दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए भैया? कैपेसिटी टू बाय। क्या होना चाहिए? कैपेसिटी टू बाय। खरीदने की कैपेसिटी, जेब में पैसा रोकड़ा होना चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए आपके पास, खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है उस कमोडिटी या सर्विस को खरीदने की, तो आपकी डिजायर इफेक्टिव डिजायर नहीं बन सकती। यानी सड़क पे बैठा वो भिखारी जो कह रहा है कि मुझे वो 20 लाख रुपए वाली कार खरीदनी है, उसकी इफेक्टिव डिजायर नहीं मानी जाएगी। अवेलेबिलिटी तो है उस कार की मार्केट में उसके लिए, लेकिन उसकी जेब में पैसा नहीं है भैया, कैपेसिटी नहीं है। तो जब कैपेसिटी नहीं तो वो इफेक्टिव डिजायर नहीं हो सकती। चलिए अब इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे मूव ऑन करते हैं। वो भिखारी का एक शौक था कि वो रोज, उस भिखारी की एक आदत थी कि वो रोज एक लॉटरी खरीदता था, 10 रुपए खर्च करता था और एक लॉटरी खरीदता था। और 2 दिन बाद ही आपने देखा उस भिखारी की 20 लाख रुपए की लॉटरी निकल गई। यानी अब भिखारी के पास कैपेसिटी हो गई खरीदने की, कैपेसिटी टू बाय। क्या अब उस भिखारी के लिए वो कार इफेक्टिव डिजायर की कैटेगरी में आएगी क्या? सवाल ये उठता है कि अवेलेबिलिटी तो पहले से ही थी, अब उस भिखारी के पास कैपेबिलिटी भी आ गई, कैपेसिटी भी आ गई उसको खरीदने की, उसकी 20 लाख रुपए की लॉटरी निकल गई। क्या अब वो इफेक्टिव डिजायर हो गया क्या उसके लिए? तो देखिए, तो जो भिखारी है वो, जिसने जिंदगी में कभी 20 लाख रुपए नहीं देखे और आज उसके पास 20 लाख रुपए है, जो आदमी रोज 100 रुपए के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था, आज उसके पास 20 लाख रुपए। क्या आपको लगता है 20 लाख रुपए आते ही वो तुरंत उस कार को परचेज करने के लिए खर्च कर देगा और
तुरंत वो कार ले आएगा। क्या वो ऐसा करेगा? नहीं हो पाएगा उससे, क्योंकि इफेक्टिव डिजायर के लिए जो तीसरा एलिमेंट है वो है विलिंगनेस। विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है भैया। खाली आपकी जेब में पैसा होने से काम नहीं चलेगा, आप खर्च करने के लिए तैयार हो, योर विलिंगनेस टू पे, तो विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो जब अवेलेबिलिटी हो कोई कमोडिटी की, कैपेसिटी हो और विलिंगनेस हो, फॉर एग्जांपल ये मार्कर की मैंने डिमांड की, तो मेरी डिमांड या मेरी डिजायर इफेक्टिव डिजायर थी, क्योंकि ये मार्कर मार्केट में अवेलेबल था, मेरे पास इसको परचेज करने के लिए पैसा था, कैपेसिटी थी, और मेरी विलिंगनेस भी थी कि मैं इस मार्कर के ऊपर झट से तुरंत खर्च कर दूंगा। ये तीनों बातें मिलकर देखिए, ACW ये तीनों मिलकर, अवेलेबिलिटी, कैपेसिटी एंड विलिंगनेस, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? इफेक्टिव डिजायर। तो भैया ऐसा है कि डिमांड की जब हम बात करते हैं, डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि डिमांड की सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वो इफेक्टिव डिजायर की कैटेगरी में आनी चाहिए। और इफेक्टिव डिजायर यानी एक सिंपल डिजायर, इफेक्टिव डिजायर कब बनती है? डिजायर तो थी, मेरी डिजायर थी कटरीना से शादी करने की, मेरी डिजायर थी कि किसी पे गुस्सा आया उसका खून पी जाऊं, और किसी ने किसी को कहा कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओ, ये सारी डिजायर है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं थी। क्यों नहीं थी? अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उस भिखारी ने जब कहा, लॉटरी लगने से पहले जब कहा कि मुझे वो कार परचेज करनी है, अवेलेबिलिटी तो थी लेकिन कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए इफेक्टिव डिजायर नहीं थी। और जब लॉटरी लग गई तो बेचारे के पास हिम्मत नहीं थी, विलिंगनेस नहीं थी खर्च करने की, अवेलेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, विलिंगनेस नहीं थी, इसलिए वो इफेक्टिव डिजायर नहीं थी। तो इफेक्टिव डिजायर होने के लिए अवेलेबिलिटी, कैपेसिटी और विलिंगनेस ये तीनों होने बहुत जरूरी है। सो डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम। अब इन दोनों को समझते हैं भैया। देखिए, दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक प्राइस और एक टाइम। जैसे जैसे प्राइस बदलता है वैसे वैसे आपकी डिमांड बदलती है, जैसे जैसे प्राइस बदलता है वैसे वैसे आपकी डिमांड बदलती है, और जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे डिमांड बदलती है। आप समझें इस बात को, प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाए तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, टाइम बदलता है और हमारी डिमांड बदल जाती है। आज के दिन जो डिमांड है मार्केट में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर, फॉर एग्जांपल मार्कर को लेकर, फॉर एग्जाम्पल कपड़ों को लेकर, फॉर एग्जाम्पल किसी शेयर मार्केट में शेयर्स की डिमांड करें, किसी भी कमोडिटी या सर्विस की बात करें, जरूरी नहीं है कि आज जो डिमांड है कल भी वो होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो डिमांड के साथ एसोसिएटेड है, इनमें चेंज होते ही डिमांड चेंज हो जाती है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर 10 बजे जिस शेयर की डिमांड है, जरूरी है 10:01 पर भी वही डिमांड होगी उस शेयर की? नहीं। इसलिए इकोनॉमिक्स में जब भी डिमांड को डिफाइन किया जाता है तो प्राइस और टाइम इन दोनों के साथ डिफाइन किया जाता है। जब भी इकोनॉमिक्स में डिमांड को डिफाइन किया जाता है तो प्राइस और टाइम इन दोनों फैक्टर के साथ डिफाइन किया जाता है। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है? समझे बात को? क्या है डेफिनेशन? डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। भेजे में बैठ जाइए बात अच्छे से, याद हो जाए ये बात अच्छे से कि डिमांड होती क्या है? इफेक्टिव डिजायर होती है पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पे। एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो इफेक्टिव डिजायर है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मिलकर क्या बनाता है? डिमांड की डेफिनेशन को बनाता है। ठीक है, अब आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे राम, कोई है राम, और वो कहते हैं कि मुझे एक बाइक परचेज करनी है, आई वॉन्ट टू बाय अ बाइक, मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो बाइक अवेलेबल है मार्केट में, राम के पास कैपेसिटी है उसको खरीदने की और विलिंगनेस भी है, यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो बाइक के लिए वो डिजायर कर रहे हैं वो उनकी इफेक्टिव डिजायर है। ठीक, यानी
ये बाइक के बारे में जो बात हो रही है वो इफेक्टिव डिजायर पे है, ठीक है। अवेलेबिलिटी है, कैपेसिटी एंड विलिंगनेस है, ये इफेक्टिव डिजायर है। क्लियर? अब देखिए, क्या ये स्टेटमेंट, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि राम कहते हैं आई वॉन्ट टू बाय अ बाइक, मुझे एक बाइक खरीदनी है, परचेज करनी है, क्या ये डिमांड है क्या? तो आप क्या कहोगे कि सर खाली इफेक्टिव डिजायर के बारे में हो रही है बात, क्या किसी तरीके का कोई प्राइस बताया गया है? क्या किसी तरीके के टाइम के बारे में बात की गई है? कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट डिमांड नहीं है, अधूरा है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट डिमांड नहीं है जब तक हम इसके साथ प्राइस एलिमेंट और टाइम एलिमेंट को ना बताएं। ठीक है, अब रिवाइज करते हैं इस स्टेटमेंट को। राम कहता है मुझे आज, टुडे, आज एक बाइक परचेज करनी है। तो आप क्या कहोगे? सर इफेक्टिव डिजायर है प्लस टाइम फैक्टर है। इफेक्टिव डिजायर आज बोल दिया ना, आज या कल, या कोई डेट स्पेसिफाई कर दे, मेंशन कर दे, तो एक टाइम मेंशन किया गया इसके अंदर, तो टाइम फैक्टर है, इफेक्टिव डिजायर है। क्या प्राइस फैक्टर है क्या? ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड की डेफिनेशन के अंदर ये स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि इसके साथ प्राइस फैक्टर को मेंशन नहीं किया गया है। अब वो ये कहे कि मैं आज 70,000 रुपीज वाली, मैं आज 70,000 रुपीज वाली वो बाइक परचेज करना चाहता हूं। आया ना प्राइस फैक्टर? आया ना प्राइस फैक्टर? तो प्राइस फैक्टर भी है, टाइम फैक्टर भी है, इफेक्टिव डिजायर भी है। अब ये पूरा स्टेटमेंट जो है उसमें ये तीनों एलिमेंट, अब इस स्टेटमेंट में ये तीनों एलिमेंट आए हैं कि नहीं आए हैं, इंक्लूडेड है कि नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो डिमांड की कैटेगरी में आएगा। जब उसने खाली ये कहा कि मुझे बाइक परचेज करनी है, वो इफेक्टिव डिजायर थी, डिमांड नहीं थी, क्योंकि उसमें प्राइस और टाइम नहीं था। जब उसने कहा कि मुझे आज बाइक परचेज करनी है, उसमें टाइम था, इफेक्टिव डिजायर थी, लेकिन प्राइस फैक्टर नहीं था। जब वो कहता है कि मुझे आज 70,000 70,000 रुपए वाली बाइक खरीदनी है, तो प्राइस फैक्टर भी है, टाइम फैक्टर भी है, इफेक्टिव डिजायर भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट डिमांड की कैटेगरी में आता है। ये तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड की बात हुई, लेकिन रूटीन में हम ऐसा नहीं बोलते हैं। रूटीन में मुझे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यार एक कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है मेरे को, वो डिमांड हो जाती है। रूटीन लैंग्वेज में हम चीजें सिंपल रखते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि क्या ये स्टेटमेंट डिमांड है या नहीं है, देखिए सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स जब वो एग्जाम दे रहे होते हैं, उनका एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और उस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है और पूछा जा सकता है क्या ये स्टेटमेंट डिमांड की कैटेगरी में आता है या नहीं आता, यस और नो में आंसर पूछा जा सकता है। या कोई एक चीज मिसिंग देके पूछ लिया जाए कि कौन सी चीज मिसिंग है जिस वजह से ये डिमांड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये बिल्कुल स्पेसिफिकली अच्छे से पता होना चाहिए दैट डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। इफेक्टिव डिजायर के साथ प्राइस फैक्टर और टाइम फैक्टर ये दोनों मिलते हैं, तब जाके एक स्टेटमेंट जो है जिसको हम डिमांड की कैटेगरी में रख सकते हैं। रूटीन में हम चाहे किसी भी बात को डिमांड बोलते होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डिटेल में डिमांड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है गाइस? देखिए डिमांड की डेफिनेशन के बारे में बात हो चुकी है। मैं बता चुका हूं आपको कि डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है। अब इस चैप्टर में आगे और प्रोसीड करने से पहले, इस चैप्टर में आगे और दूसरे टॉपिक्स पे बात करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इस थ्योरी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर के साथ थोड़े और फेमिलियर हो जाएं, आप थोड़े और कंफर्टेबल हो जाएं। तो इस चैप्टर के आगे के टॉपिक पे मूव करने से पहले मैं इस डिमांड वाले चैप्टर को हमारी जनरल लाइफ से एसोसिएट करना चाहूंगा, ताकि आप समझ सकें कि इस चैप्टर में हम किस चीज की स्टडी करने वाले हैं। ओके गाइस, तो ये टॉपिक सिर्फ एक जनरल डिस्कशन है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि इस चैप्टर की थीम क्या है, आप कूल हो सके इस चैप्टर के साथ, कंफर्टेबल हो सके, रिलैक्स हो सके। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं आपको ये यहां समझाऊंगा इस टॉपिक से कि
आप एक कमोडिटी या सर्विस मार्केट में परचेज करने जाते हैं, किसी चीज को आप मान लीजिए, कमोडिटी को मान लीजिए, मार्केट में आप खरीदने जाते हैं। तो जब आप उस कमोडिटी को मार्केट में खरीदने जाते हैं तो क्या क्या बातें होंगी उसकी परचेज के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में चलेगी जब आप उस कमोडिटी को खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप भाव पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, प्राइस दाम पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं किसी कमोडिटी का, कि भैया कितने में दी, क्या प्राइस है, क्या भाव है, पूछते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि आपकी जेब में कितना रोकड़ा है, कितना पैसा है, उसके हिसाब से आप परचेज करते हैं। यानी आप जब किसी चीज को खरीदते हैं, उसका दाम, उसका प्राइस देखते हैं, आपके पास कितना पैसा है वो भी कंसीडर किया जाता है कि आपकी हैसियत में, आपकी औकात में, आपके पोटेंशियल में है या नहीं, इस चीज को भी देखा जाता है। आप ये देखते हैं कि वो कमोडिटी जो आप खरीदने जा रहे हैं वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की है कि नहीं है। अगर वो आपके हिसाब की, आपके टेस्ट की, आपके प्रेफरेंसेस की है तो आप उसको परचेज करते हैं। मिस्टर ए गार्नियर का शैंपू परचेज करते हैं, मिस्टर बी किसी और दूसरी कंपनी का, जैसे सनसिल्क कंपनी का शैंपू परचेज करते हैं। सबके अपने अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर है जिसको हम माइंड में लेकर आते हैं, कंसीडर करते हैं जब किसी कमोडिटी को खरीदते हैं। तो अभी एक जनरल डिस्कशन करते हैं आइए इस टॉपिक के ऊपर, ताकि आप इस चैप्टर के साथ फैमिलियर हो सके। तो मेरे लिए बहुत आसान होगा ये टॉपिक आपको आगे समझाना, आपके लिए आसान होगा ये टॉपिक आगे समझना। तो गाइस, बोर्ड पे हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कौन कौन से फैक्टर एक कमोडिटी की डिमांड के ऊपर अपना असर डालेंगे, अपना अफेक्ट डालेंगे, इंफ्लुएंस करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं, देख लीजिए आप, 7 पॉइंट यहां लिखे हैं, सिर्फ आपको इस टॉपिक के साथ फैमिलियर बनाने के लिए। कुछ पॉइंट हमने लिए रैंडमली, कुछ 7 पॉइंट हमने चूज किए हैं, ठीक है, जो हमें बताएंगे कि कैसे एक कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर ये फैक्टर अपना इंपैक्ट डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। जिस कमोडिटी को आप परचेज करने जाते हैं उस कमोडिटी का प्राइस, ऑब्वियसली प्राइस का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। क्या इंपैक्ट पड़ता है? जब प्राइस हाई लगते हैं आपको, जब आप किसी चीज को खरीदने जाते हैं और आपको अगर उसका प्राइस हाई लगता है तब आप डिमांड क्या करते हैं? कम करते हैं। और जब प्राइस कम लगता है तब आप डिमांड ज्यादा करते हैं। देखिए, यहां ये सारे पॉइंट पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको याद करवाना चाहूंगा। याद करिए, लास्ट जो अपना वीडियो लेक्चर था जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जो अपना लास्ट वीडियो लेक्चर था, उस लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका नाम था सेटरस पैरिबस। याद करिए, सेटरस पैरिबस। क्या बताया था? ये एक लैटिन फ्रेज है, एक लैटिन भाषा का स्टेटमेंट है, फ्रेज है, जो क्या कहता है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इस बात का मतलब समझिए, मैं यहां आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जब आप किसी चीज को खरीदने जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर उसकी डिमांड पे अपना असर डालते हैं, लेकिन जब आप इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, तब आप ये मानकर चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि बाकी सारे फैक्टर जो है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है। आप यूं समझें, एक कमोडिटी की डिमांड पे पंचायती करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें से हमें सिर्फ किसी एक आदमी की पंचायती को समझना है कि इसकी डिमांड पर मिस्टर ए की पंचायती क्या, तो बाकी लोगों की पंचायती को कांस्टेंट मान लेंगे, तभी तो समझ पाएंगे इसका असर क्या आ रहा है। किसी एक फैक्टर का असर समझना है इसकी डिमांड पे, तो बाकी सारे फैक्टर को क्या मानना पड़ेगा? कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो हम यहां पे इसी को तो सेटरस पैरिबस बोलते हैं, तो हम यहां पे सेटरस पैरिबस के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यानी जब मैं ये पहला पॉइंट पढ़ूंगा तो बाकी सबको कांस्टेंट मानकर चलूंगा कि उनका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। जब मैं दूसरा पॉइंट पढ़ूंगा तो बाकी बचे हुए को कांस्टेंट मानकर चलूंगा। तीसरा पॉइंट पढ़ूंगा तो बाकी अदर को कांस्टेंट मानकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। बिल्कुल, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है शॉपकीपर से, दुकानदार से, वो ये कि दाम क्या है, भाव क्या है, प्राइस क्या है। अगर वो हमारे हिसाब के प्राइस हो, हमें हमारी परचेजिंग पावर के हिसाब के प्राइस लगते हो तो हम खरीद लेंगे। अगर हमें लगता है कि प्राइस हाई है इस चीज के, तो हम थोड़ी डिमांड कम करेंगे। जैसे जब मैंगो का सीजन शुरू होता है, जब आम का सीजन शुरू होता है, तो शुरुआत में आम के दाम 100 रुपए पर केजी, 100 पर केजी या उससे भी ज्यादा होते हैं।
तब हम उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदते, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करते। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सीजन आगे की तरफ बढ़ता है, मैंगो के प्राइसेस रिड्यूस होते जाते हैं, तो हमारा कंजम्पशन मैंगो का बढ़ता जाता है। यानी प्राइस मैटर करता है भैया। यानी प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा। ये इन जनरल बात हो रही है सारी की सारी। तो इन जनरल हम देखते हैं प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिस चीज की, जिस कमोडिटी की तुम डिमांड करते हो, जिस कमोडिटी की तुम डिमांड करते हो उसके रिलेटेड भी कुछ गुड्स होते हैं। उन रिलेटेड गुड का प्राइस, उस रिलेटेड गुड का प्राइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रिलेटेड गुड जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। रिलेटेड गुड्स के कितने टाइप्स? टू टाइप्स। पहला क्या लिखा है भैया? सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और दूसरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स को और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? गुड्स और सर्विसेज विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसे गुड या सर्विसेज जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल में लाई जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं? अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेंटा एंड मिरिंडा, पेप्सी एंड कोक, रिबॉक एंड एडिडास, नोकिया, सैमसंग, ये सारे क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है भैया। आप मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, किसी और से भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। आपको इस इंटरनेट पे हजारों लाखों टीचर मिल जाएंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। हम सब आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। हमारी सर्विसेज आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स है। आप HDFC बैंक जा सकते हैं, आप ICICI बैंक जा सकते हैं, ये बैंकिंग सर्विसेज आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स। तो आज के इस कंज्यूमर वर्ल्ड के अंदर किसी भी कमोडिटी की बात की जाए तो उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैं एक मार्कर खरीदने जाता हूं तो 10 ऑप्शन मुझे मार्केट में मिल जाएंगे, मार्कर बनाने वाली 10 कंपनियां मिल जाएंगी, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर मैं ये माइक खरीदने जाता हूं तो भी कई सब्स्टिट्यूट मार्केट में मिल जाएंगे। हर चीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। यानी जब आप किसी कमोडिटी को खरीदने जाते हो तो उसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी तो कंसीडर करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने घर से निकला रिबॉक की परचेज करने, रिबॉक के शूज परचेज करने थे मेरे को, तो मैं घर से निकला रिबॉक खरीदने के लिए। तभी रास्ते में एक होर्डिंग लगा हुआ दिखा, एक एडवर्टीजमेंट दिखा, उसमें लिखा हुआ था भैया एडिडास खरीदोगे तो 10% ऑफ। अगर एडिडास खरीदोगे तो 10% ऑफ। तो भैया मैं जा तो रिबॉक खरीदने रहा था, लेकिन तुरंत मैंने अपनी गाड़ी घुमा ली किसकी तरफ? एडिडास के शोरूम की तरफ। क्यों? क्योंकि वहां डिस्काउंट ऑफर था। यानी मैं सब्स्टिट्यूट कंसीडर करता हूं भैया। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन बी यूज्ड और प्लेस्ड इन और यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो जब हम एक कमोडिटी खरीदने जाते हैं डेफिनेटली उसके सब्स्टिट्यूट्स को हम कंसीडर करते हैं। जब मार्केट में जियो लॉन्च हुआ, बहुत सस्ती स्कीम प्रोवाइड की हमें, तो हम तुरंत एयरटेल वाले जियो पे शिफ्ट हुए, वोडाफोन वाले जियो पे शिफ्ट हुए। क्यों हुए? क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट को कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूट के प्राइस को कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं कोई चीज खरीदने जाऊं और मुझे लगता है कि उसका सब्स्टिट्यूट भैया मार्केट में कंपैरेटिवली सस्ता है, तो मैं सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाता हूं। और अगर सब्स्टिट्यूट महंगे हैं तो मैं अपनी उसी कमोडिटी को खरीदूंगा। यानी हम सब्स्टिट्यूट कंसीडर करते हैं। हम पूछते हैं ना दुकानदार से, पहले तो पूछते हैं भाई भाव क्या है, फिर बोलते हैं कोई और कंपनी का प्रोडक्ट है ऐसा का ऐसा, तो वो भी बताओ। यानी हम सब्स्टिट्यूट कंसीडर करते हैं। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है, गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड, एक साथ डिमांड में लाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या यूं कहो जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। अब भैया ये क्या बोला है? एक साथ कौन से गुड्स यूज में लाए जाते हैं? तो भैया कार एंड पेट्रोल किसमें आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आएगा कि नहीं आएगा? एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी किसमें आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आएगा। ये मार्कर पेन और इसके अंदर यूज होने वाली इंक किसमें आएगी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आएंगे। जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है, लैपटॉप और इलेक्ट्रिसिटी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं ये। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनकी डिमांड एक साथ की जाती है।
वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री मैटर करता है क्या? बिल्कुल मैटर करता है भैया। अभी पेट्रोल मान लीजिए 10 रुपए लीटर मिलना शुरू हो जाए, सिर्फ 10 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल, तो मार्केट में व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी। देखिए एयर कंडीशनर की बात करें, क्या प्रॉब्लम है एयर कंडीशनर के साथ? देखिए एयर कंडीशनर परचेज करना इट्स नॉट अ टफ जॉब, लेकिन उसका जो हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जब वो बिल आता है तो करंट हमें लगता है कि नहीं लगता है? भैया देखो मेरे घर में तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो रोज घर वालों से गालियां खाते हैं। वो कहते हैं भैया तुम यूज पे ध्यान नहीं देते हो, इतनी एयर कंडीशनर चलाते हो इसलिए इतना बड़े बड़े बिल आते हैं भैया। तो एयर कंडीशनर के साथ प्रॉब्लम यही है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती हो जाए, मान लीजिए 1 रुपया 50 पैसा पर यूनिट, 50 पैसा पर यूनिट, बहुत सस्ती हो गई इलेक्ट्रिसिटी, तो एयर कंडीशनर की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो भैया जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री को जरूर देखते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए इस बात को कि मोहन, मिस्टर मोहन जो है वो सर्दियां आ रही थी इसलिए एक गीजर खरीदने जा रहे थे। उनके घर में एक गीजर की जरूरत थी ताकि पानी गर्म कर सके, नहाने में काम में लाए और दूसरी चीजों में काम में ला सके। तो उन्होंने गीजर परचेज करने का सोचा। अब मार्केट में गए, दुकानदार ने 2 ऑप्शन दिखाए। एक गीजर था जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था, यानी एक गीजर का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। वहीं दूसरा गीजर बताया, उस गीजर का जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट था वो था एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो हम घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, वो एलपीजी बेस्ड था। तो एक गीजर का कॉम्प्लीमेंट्री एलपीजी है, एक दूसरे गीजर का कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रिसिटी है। पता लगा कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड गीजर यूज करते हैं तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा या उसका हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा काफी आएगा। वहीं अगर आपकी एक छोटी फैमिली है, हमारे 2 वाली फैमिली है, तो पूरे एक सीजन में एक एलपीजी सिलेंडर से काम चल जाएगा आपका। तो मोहन ने एलपीजी बेस्ड सिलेंडर गीजर परचेज करने के बारे में सोचा, एलपीजी बेस्ड गीजर परचेज करने के बारे में सोचा। उसने इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन को अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि एलपीजी वाला जो गीजर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी एलपीजी गैस वो सस्ती है भैया और इलेक्ट्रिसिटी महंगी, इसलिए उसने एलपीजी वाला ऑप्शन चूज किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कॉम्प्लीमेंट्री को भी कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती जाए, एयर कंडीशनर की डिमांड बढ़ेगी। पेट्रोल सस्ता होता जाए, कार की डिमांड बढ़ेगी। अभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, 500 रुपए लीटर हो गया, तो कार की डिमांड बहुत कम हो जाएगी। यानी कॉम्प्लीमेंट्री मैटर करता है। तो यहां इकोनॉमिक्स में जब भी हम डिमांड चैप्टर के अंदर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे 2 कमोडिटीज को एक साथ लेते हुए, सब्स्टिट्यूट गुड्स और उसके बाद क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है? तो मैंने आपसे कहा आप दुकान वाले से पूछते हैं कि क्या दाम की है, कोई और ऑप्शन दिखाओ, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसको भी आप कंसीडर करते हो। साथ साथ अपने जेब के बारे में, अपनी पॉकेट के बारे में भी तो सोचते हो, अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना इनकम लेवल, उसके बारे में भी तो सोचते हो। जेब में रोकड़ा कितना है उसके बारे में भी तो सोचते हो। यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हम इनकम के बारे में भी कंसिडरेशन करते हैं। यानी इनकम का डिमांड पे असर पड़ता है। इन जनरल क्या होता है भैया? हाई इनकम हाई डिमांड, लो इनकम लो डिमांड। समझ गए? वो सोसाइटीज जहां पे खूब पैसा है जिन लोगों के पास, ऐसी सोसाइटीज में डिमांड भी मल्टीपल टाइप्स की देखने को मिलती है, लग्जरी की डिमांड देखने को मिलती है। वहीं वो सोसाइटीज जो झुग्गी झोपड़ियों वाली सोसाइटी है, जहां इनकम लेवल बहुत कम है, वहां डिमांड भी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, सिर्फ नेसेसिटीज तक अटके हुए हैं बेचारे। वहीं जिनका इनकम लेवल ज्यादा है उनकी डिमांड भी मल्टीपल टाइप की है, लग्जरी टाइप की डिमांड होती है। समझे बात को? यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर मैटर करता है। इसको यूं समझें कि भैया आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा, आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपका इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आप और ज्यादा सुपीरियर, और ज्यादा फाइन, और ज्यादा बेटर क्वालिटीज के गुड्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं अगर आपका इनकम लेवल बढ़ता है तो। यहां इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड चैप्टर पढ़ते हैं और जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम के लिए भी 2 तरीके की कमोडिटीज को हम कंसीडर करते हैं। पहली सुपीरियर कमोडिटी, क्या लिखा है? सुपीरियर। इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, नॉर्मल। ठीक है? एज ए सिनोनिम, मोस्ट ऑफ टाइम एज ए सिनोनिम वो यूज होते हैं, सुपीरियर कमोडिटी या क्या बोलेंगे? नॉर्मल कमोडिटी। और दूसरा कौन सा है? इंफीरियर कमोडिटी।
एक है सुपीरियर और एक है इंफीरियर। बेसिक्स की क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था सुपीरियर इंफीरियर के बारे में, और एक ट्रेडिशनल एग्जांपल दिया था मैंने कहा बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत जल्दी से बात समझ में आती है। दो एग्जांपल देता हूं। देखिए, जो हम घरों में घी कंज्यूम करते हैं, एक होता है प्योर घी, जो प्योर घी है उसको आप बोलोगे सुपीरियर, और एक होता है इंफीरियर यानी कि इम्प्योर घी, जिसका एक फेमस ब्रांड है डालडा, वो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। राइस कई तरीके की क्वालिटी का आता है। आप एक बासमती राइस यूज करते हैं 200 रुपए किलो, 200 रुपए केजी, और एक और राइस है जिसका दाना बहुत छोटा है, सिर्फ 50 रुपए किलो मार्केट में मिलता है। तो जो 200 रुपए किलो वाला राइस है वो सुपीरियर कमोडिटी है, और जो 50 रुपए किलो वाला राइस है वो इंफीरियर कमोडिटी है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है, जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है, तो आप इन दोनों में से कौन सी कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करोगे, सुपीरियर या इंफीरियर? भैया आपकी इनकम बहुत कम थी, डालडा घी खाते थे, मजबूरी थी, लेकिन अब आपने खूब मेहनत की और पैसा कमाना शुरू किया, अच्छा खासा पैसा कमा लिया, इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है, कौन सी कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करोगे, 50 रुपए किलो वाले चावल या 200 रुपए किलो वाले चावल? 200 रुपए किलो वाला चावल। कौन सा घी यूज करोगे, इम्प्योर घी या प्योर घी? देसी घी यूज करोगे या नकली घी यूज करोगे, डालडा यूज करोगे? ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी तो देसी घी यूज करेंगे, सुपीरियर कमोडिटी यूज करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाता है, हम सुपीरियर की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो एक तरह से डेफिनेशन बनी ना, कोई आपसे पूछ ले कि सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? वो गुड्स, वो कमोडिटीज जो इनकम बढ़ने पर ज्यादा खरीदी जाती है, ज्यादा डिमांड में लाई जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर कमोडिटी या नॉर्मल कमोडिटी। और इंफीरियर कमोडिटी कौन सी होती है, घटिया किस्म की चीजें कौन सी होती है? तो क्या डेफिनेशन होगी? इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड कम की जाती है, इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड कम की जाती है, उसको क्या बोलते हैं भैया? इंफीरियर कमोडिटी बोलते हैं। आपकी इनकम बढ़ेगी तो 50 रुपए किलो वाला चावल बंद कर दोगे यूज करना, कम कर दोगे, डालडा घी कम कर दोगे कंज्यूम करना, तो ये इंफीरियर कमोडिटी हुई। तो जब भी इनकम चेंज होती है तो सुपीरियर और इंफीरियर के कंजम्पशन में भी चेंज होता है। समझ गए बात को? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर देखिए नंबर 4, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का कोई टेस्ट और कोई प्रेफरेंस क्या किसी कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है क्या? बिल्कुल करता है। हम उसी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा करते हैं जो हमारे हिसाब की हो, हमारे टेस्ट की हो और हमारे प्रेफरेंसेस की हो, हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। ऐसी कमोडिटीज जो हमारे टेस्ट या हमारे प्रेफरेंसेस की हो, हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। इसको भी समझिए, बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझिए। क्या आप में से किसी ने पिछले 2 महीने, 5-6 महीने में रेडियो परचेज किया है क्या? रेडियो खरीदा है क्या? नहीं खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि रेडियो अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वाली बात नहीं रही। आपको याद है पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन चलते थे, काफी बड़े से टेलीविजन होते थे जिसपे बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे और बड़ा सा टेलीविजन होता था, बहुत जगह घेरता था। आज की तरह नहीं कि एलईडी प्लाज्मा ये सब नहीं, बहुत बड़े टेलीविजन चलते थे। तो वो जो टेलीविजन थे, क्या आज उसकी डिमांड है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है उसकी डिमांड? क्योंकि वो टेस्ट का नहीं है, वो प्रेफरेंसेस का नहीं है। तो देखिए, हम किसी भी चीज की जो डिमांड करते हैं वो हमारे टेस्ट और हमारे प्रेफरेंसेस के हिसाब की होती है। और हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत सारी चीजों से इंफ्लुएंस होता है। समझ में आई बात? जैसे अंग्रेज जब हमारे देश में आए और उन्होंने 200 साल तक राज किया, तो हमारा भी पहनावा, कपड़े पहनने का तरीका ब्रिटिशर्स जैसा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे खान पान में ब्रिटिश एटिकेट्स आए कि नहीं आए? बिल्कुल चेंजेस होते हैं। तो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टाइम टू टाइम बदलते हैं और उसके हिसाब से हमारी डिमांड जो है वो भी चेंज हो जाती है। क्लियर? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम डिमांड करते हैं। कंज्यूमर को जो भी चीज पसंद होगी वही खरीदेगा। आप किसी शॉप पे जाते हैं और कमोडिटी आपके टेस्ट की नहीं है, आपके प्रेफरेंसेस की नहीं है, तो आप क्या कहते हो दुकानदार को? नहीं भैया मत दिखाओ, हमें पसंद नहीं आया। आप यही बोलते हैं। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर करता है। वहीं वो चीज जो आपके टेस्ट की हो, आपके प्रेफरेंस की हो और आपने देखी, आप तुरंत उसे परचेज कर लो, ये तो मैं खरीदूंगा, ये तो मुझे पसंद आ गया, क्योंकि वो आपके टेस्ट एंड
प्रेफरेंसेस के हिसाब का है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत मैटर करता है। इसके अलावा देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देखिए आजकल मोबाइल फोन, टेलीविजन, इससे हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस होता है। बॉलीवुड में क्या चल रहा है, हमारे टीवी सीरियल्स में क्या चल रहा है, वो लोग कैसा कपड़े पहनते हैं, वो लोग कैसा हेयर कट रखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हमारी डिमांड रहती है, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता जाता है। तो टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती है और हमारी डिमांड भी उस अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन हम डिमांड उन्हीं चीजों की करते हैं जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की होती है। जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस की नहीं होती हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। ठीक है, एक और फैक्टर समझते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट दैट कमोडिटी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट दैट कमोडिटी, किसी कमोडिटी को लेकर क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर ये कमोडिटी महंगी होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन है इन फ्यूचर ये कमोडिटी महंगी होने वाली है, फ्यूचर में महंगी होने वाली है, मान लो 2 दिन बाद महंगी होने वाली है, आज के दिन डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, आज के दिन हम डिमांड बढ़ा देंगे। भैया कोई चीज खरीदने गए, पता लगा कि यार ये 2 दिन बाद और महंगी हो जाएगी, तो आज खरीद लो। खरीद लेते हैं कि नहीं खरीद लेते, इसका मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में क्या दाम है, क्या प्राइस है, वो मैटर करते हैं। और अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हो तो आज के दिन हम थोड़ा कम ही खरीदेंगे, डिमांड कम खरीदेंगे, कम करेंगे डिमांड। क्यों कि जब 2 दिन बाद सस्ता होगा, प्राइस डाउन होगा, हम तब इसको खरीद लेंगे। यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में उस कमोडिटी के प्राइस क्या रहने वाले हैं, बहुत मैटर करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। स्पेशली ऐसे मार्केट में, ऐसे मार्केट्स में जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे डिपेंडेंट है, लाइक शेयर मार्केट, तो वहां फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बहुत मैटर करता है। जब ये उम्मीद होती है ना यार ये महंगा होगा शेयर फ्यूचर में, हफ्ते 10 दिन बाद या फ्यूचर में महंगा होने वाला है, तो आज के दिन खरीद लो, खूब खूब डिमांड करते हैं। और फ्यूचर में सस्ता होने वाला हो तो डिमांड कम कर देते हैं, ऐसा होता है। यानी हमारी डिमांड जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे टिकी है। तो यहां तो मैंने बताया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में प्राइस, और भी कई चीजें हो सकती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में। मान लीजिए आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि ये कमोडिटी फ्यूचर में शॉर्ट हो जाएगी, स्कैर्स हो जाएगी, इसकी कमी आने वाली है। जैसे कोई भी तरीके का एपिडेमिक जब मार्केट में होता है, इकोनॉमी में होता है, देश में होता है, अर्थव्यवस्था में होता है, दुनिया में होता है, तब ये अपना रोल प्ले शुरू करता है। जैसे अभी कोरोना टाइम जो चल रहा है, इस कोरोना के टाइम पीरियड के दौरान लोगों को ऐसा लगा कि अब जरूरत की चीजें शायद ना मिले लॉकडाउन होने की वजह से, तो लोगों ने स्टोर करना शुरू किया कि नहीं किया, लोगों ने डिमांड बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन फ्यूचर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में शॉर्टेज लगता हो कि फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है, अगर आपको ऐसा लगता हो तो आज के दिन आप डिमांड को बढ़ा देंगे। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी तो हमारी डिमांड पे असर पड़ता है भैया। देखिए कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिनको लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी फेवरेबल है, गवर्नमेंट का सॉफ्ट कॉर्नर है। जैसे खादी, खादी के जो कपड़े होते हैं, खादी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको लेके गवर्नमेंट जो है वो काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो वो जो खादी के प्रोडक्ट है, अगर हम उनकी बात करें तो उस पर गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट वहां उस पर सब्सिडी देती है, या गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट पे टैक्स चार्ज नहीं करती है। तो जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को लेकर अपनी पॉलिसी फेवरेबल बनाती है, फेवरेबल बनाने का मतलब टैक्स न लिया जाए, टैक्स कम कर दिया जाए या सब्सिडी बढ़ा दी जाए, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में थोड़े कम प्राइस पे मिलता है, इसलिए हम डिमांड भी ज्यादा करते हैं उसकी। वहीं जिस प्रोडक्ट को लेकर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज अनफेवरेबल कर लेता है, गवर्नमेंट कहता है ये कमोडिटी हम नहीं चाहते कि मार्केट में, इकोनॉमी में ज्यादा बिके, जैसे कि सोशली हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक टोबैको, लाइक सिगरेट, लाइक अल्कोहल, तो गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि इसके ऊपर हाई टैक्स लगाया जाए, ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाए। तो जब ज्यादा टैक्स लगेगा तो ऐसा होने पर उसके दाम बढ़ेंगे और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। या मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझिए कि हम हमारे देश से एक प्रोडक्ट इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि खूब अच्छी कमाई हो रही है एक्सपोर्ट करने से, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारे लोग, जितने भी उसको बनाने वाले लोग हैं, वो इंडिया के बाहर ही उसको भेजे जा रहे हैं, और इंडिया में उसकी जरूरत है, इंडिया में कोई देना नहीं चाह रहा, क्योंकि बाहर बेचने से फायदा होगा। तो सरकार क्या करती है, एक्सपोर्ट करने पर जो टैक्स लगता है, जो पहले था एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब हो गया जीएसटी, तो एक्सपोर्ट करने पर लगने वाला टैक्स उसको सरकार बढ़ा देगी। जैसे ही वो टैक्स सरकार बढ़ाएगी, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी। तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, उनको फिर विदेशों की बजाय हमारे देश में उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में सरकार की पॉलिसी फेवरेबल होगी। और
फॉरेन मार्केट के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज अनफेवरेबल होगी। तो जब सरकार पॉलिसीज फेवरेबल बनाती है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। फेवरेबल बनाने का क्या मतलब हुआ? टैक्स को कम कर देना, सब्सिडी को बढ़ा देना, ये। और जब सरकार की पॉलिसीज अनफेवरेबल होती है, अनफेवरेबल का मतलब सब्सिडीज कम कर देना या टैक्सेशन को बढ़ा देना। तो ऐसा होने पर डिमांड कम हो जाती है। ओके, एक और पॉइंट है सीजन एंड वेदर। कैसा सीजन है, कैसा मौसम है। हाँ, अगर अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है, फेवरेबल है, तो हमारी डिमांड भी चेंज होती है। आप इसको यूं समझे, बारिश हो गई तो पकोड़े खाने का मन होता है कि नहीं होता है? बारिश हो गई तो आपके सिटी में जो भी पकोड़े बेचने वाला फेमस पर्सन है, उसकी शॉप पे जबरदस्त भीड़ हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है पकोड़ों की। मौसम बदल गया भैया। इसको यूं समझे कि जब सर्दियां आती है वुलन की डिमांड बढ़ जाती है, आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाती है। जब गर्मियां आती है तो आइसक्रीम की, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है और वुलन की डिमांड कम हो जाती है। तो भैया मौसम तो बड़ा बेईमान है, मौसम बदलता है और हमारी डिमांड भी बदल जाती है। क्या खाली इतने ही फैक्टर होंगे क्या सर जो एक डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नहीं बेटा, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। सच कहूं तो इनफाइनाइट फैक्टर है एक प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आगे की किसी क्लास में डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ ऐसे इन जनरल बता रहा हूं। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आप अपने पड़ोसी के घर गए और आपने देखा कि एक पड़ोसी बड़ा सा टेलीविजन, आपका पड़ोसी बड़ा सा टेलीविजन लेके आया है, परचेज करके लाया है विथ होम थिएटर, और उस टेलीविजन के सामने मस्त सोफे पे बैठा है, एसी चल रहा है और वो टेलीविजन देख रहा है पॉपकॉर्न खाते हुए, क्रिकेट मैच देख रहा है पॉपकॉर्न खाते हुए। अब आपको भी कीड़ा लगेगा, बीमारी लगेगी कि मुझे भी ऐसा टेलीविजन परचेज करना है। आपका फ्रेंड एक बहुत अच्छा फोन, मोबाइल फोन परचेज करके लाया है या एक बहुत अच्छी रिस्ट वॉच परचेज की है, तो आप भी सोचोगे यार मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी ऐसा खरीदना है। तो कई बार तो हम इसी वजह से परचेज कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती है, जैसे सोशियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोसाइटी में कैसा फैक्टर चल रहा है, कैसा समाज का सोच है चल रहा है उसके ऊपर। जैसे आपने देखा होगा नाउ डे, अभी इन दिनों में, पिछले 5-7 सालों में आपने देखा कि आयुर्वेद बड़ा फेमस हो रहा है। ये सारा क्रेडिट जाता है स्वामी रामदेव पतंजलि वालों को। उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश किया, और जैसे ही पतंजलि स्टैब्लिश हुआ 10,000 करोड़ से भी ऊपर का उनका पूरा का पूरा एम्पायर हुआ। उसके लिए उन्होंने जितनी मेहनत की, पूरे देश में माहौल बना आयुर्वेद को लेकर। तो आपने देखा कि अब कोलगेट भी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बेचता है और भी दूसरी कंपनियां बेचती है कि नहीं बेचती है? क्यों बेचती है भैया? क्योंकि जब देश में आयुर्वेदिक माहौल हुआ तो अब हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लगे। ठीक है, कोई नहीं कंज्यूम करता था आंवला, एलोवेरा, बहुत लो अमाउंट में कंज्यूम होता था। लेकिन जैसे ही रामदेव जी ने ये बात फैलाई कि आंवला और एलोवेरा बहुत हेल्दी हैं, आप मॉर्निंग में इसको पीजिए और कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिए, तो कोल्ड ड्रिंक की सेल कम हुई थी। ये स्टैटिस्टिकली आपको डेटा मिल जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक की सेल कम हुई और आंवला और एलोवेरा, आंवला यानी इंडियन गूसबेरी, आंवला और एलोवेरा की सेल बढ़ी, लोगों ने ज्यादा डिमांड किया, कंज्यूम किया। तो ये सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो किसी प्रोडक्ट या किसी कमोडिटी की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, ये सारी बातें आपको बताने के पीछे पर्पस था कि आप एज अ कंज्यूमर, देखिए ये कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा रहा हूं मैं आपको एक तरह से। डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर कहने में अलग अलग चैप्टर, एक्चुअल में कनेक्टेड है। तो आपका ही बिहेवियर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि आप कैसे बिहेव करेंगे। तो ये बातें बतानी जरूरी थी आपको, इस टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के साथ फेमिलियर करना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें आप अनकॉन्शियसली जानते हो, मैं यहां आपको मैथमेटिकली, ग्राफिकली, टेबुलर फॉर्म में ये सारी बातें समझाने वाला हूं। तो देखा जाए तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ डेफिनेशन पे बात की और कुछ जनरल डिस्कशन, आम चर्चा की हमने, जो फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में। अब हम आगे की क्लासेस में डिटेल में इसके रिगार्डिंग और जो दूसरे टॉपिक्स होंगे डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, जहां मैं आपको, चाहे आप किसी भी लेवल में पढ़ते हो, सीए फाउंडेशन में हो, चाहे आप 11th क्लास में या और किसी लेवल पे हो, तो कुछ क्वेश्चंस के साथ भी हम और डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू आज के लिए।